नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSY आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये सारे प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इन सारे प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है। तो ओलंपिक सदस्य की जो पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो बनी थी नीता अंबानी। कौन बनी थी? नीता अंबानी बनी थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मुकेश अंबानी की पत्नी है नीता अंबानी। अब बात करते हैं और इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी, तब आप लोग क्या बताएंगे कि ओलंपिक प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक प्रतियोगिता शुरू कब हुई थी, तो ये 1896 को शुरू हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ से शुरू हुई थी, तो एथेंस यूनान से ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। एथेंस यूनान से ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से इन सारे प्रश्नों इन सभी को रिवीजन भी करते चलते हैं हम लोग साथ में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य पूछे तो पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? नीता अंबानी बनी थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक प्रतियोगिता जो है 1896 में एथेंस यूनान से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? एथेंस यूनान से शुरुआत हुई थी। तो साथ में आप इन सभी बिंदुओं पे भी ध्यान लगाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न से संबंधित हम लोग कई सारे प्रश्न पढ़ते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न फंस सकें। तो देखिए, अगला प्रश्न है जो कि साइंस से है। कह रहा है कि मानव नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है। और तो देखिए, मानव नेत्र जो है ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मानव लेंस के बारे में, मानव नेत्र के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि नेत्रदान में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग जानते होंगे अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे, तो नेत्रदान में अगर आपसे पूछे कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉर्निया को दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि लेंस मानव जो लेंस होता है और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है। अगर आपसे पूछे लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है, उस द्रव को क्या कहते हैं? तो इसे, जो द्रव भरा रहता है उसे कचाव द्रव कहते हैं। मानव नेत्र के लेंस और रेटिना के बीच में द्रव भरे रहते हैं और उस द्रव को क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पानी में जो पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, ये भी साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि पानी का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किस लेंस की तरह? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक, ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आंख के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे कि ग्लूकोमा बीमारी का संबंध कई बार एग्जाम में पूछा है। अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोमा बीमारी का संबंध, या फिर आपसे पूछ ले कि ट्रेकोमा बीमारी का संबंध, या फिर आपसे पूछे कि मोतियाबिंद का संबंध। मोतियाबिंद भी एक बीमारी है, आंख से संबंधित है। इन सभी का संबंध किस रोग से है, किस अंग से है मानव के? तो ये सभी आंख में होने वाले बीमारी हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मानव नेत्र किस तरह का व्यवहार करता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक, और नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। और नेत्र और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है? मानव लेंस और रेटिना के बीच में कचाव द्रव भरा रहता है। पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमा रोग, ट्रैकोमा रोग और मोतियाबिंद ये किस अंग से संबंधित है, तो ये मानव की आंख से संबंधित है, आंख में होने वाला डिसीज है। तो अगला प्रश्न है
कि सिक्के जारी कौन करता है, और ये इकोनॉमी का प्रश्न है कि सिक्के जारी कौन करता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं लगातार तो आपको आपके इससे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जीएस में, उन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। सिक्के कौन जारी करता है, तो देखिए सिक्के जारी करने का जो काम है वो वित्त मंत्रालय का है। किसका? वित्त मंत्रालय का है सिक्के जारी करना, ठीक। और अगर आपसे पूछे कि भारत में सिक्के जारी करने के मामले में बताएंगे कि अगर आपसे पूछे कि अधिकतम कितने रुपए के भारत में सिक्के जारी किए जा सकते हैं, तो अधिकतम भारत में 1000 रुपए के सिक्के जारी किए जा सकते हैं, 1000 रुपए के। अब पूछा जाएगा अगर 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। अगर आपसे पूछे कि 1 रुपए के नोट जारी कौन करता है, तो आप लोग बताएंगे कि वित्त मंत्रालय इसको जारी करता है। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। अगर आपसे पूछे कि इस पे सिग्नेचर किनका होता है, सिग्नेचर किनका होता है, तो इन पे जो हस्ताक्षर है वो वित्त सचिव का होता है। 1 रुपए के सिक्के पे हस्ताक्षर कौन करता है, तो वित्त सचिव इस पे हस्ताक्षर करते हैं, 1 रुपए के सिक्के को पे हस्ताक्षर करते हैं। तो एक हिस्ट्री से यहाँ पे आप लोग प्रश्न बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि चांदी का जो टंका था, चांदी का टंका और फिर तांबे का जीतल किस शासक ने जारी किया था? तांबे का जीतल जिसे बोलते थे, वो किसने जारी किया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके हिस्ट्री के दृष्टि से। तो इसे जारी किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने जारी किया था, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश का शासक था जिसे मामलूक वंश या फिर दास वंश भी कहते हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए सिक्के कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय सिक्के भारत में जारी करता है, ठीक। अधिकतम भारत में 1000 रुपए के सिक्के जारी किए जा सकते हैं, इससे अधिक के सिक्के नहीं जारी किया जा सकता, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1 रुपए के नोट जारी कौन करता है, तो 1 रुपए के जो नोट है ये वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर सिग्नेचर जो है वो वित्त सचिव का होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इकोनॉमी की दृष्टि से, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री का एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि चांदी का सिक्का जारी किया था इल्तुतमिश, जिसे टंका कहा जाता है, और तांबे का जीतल जारी किया था, जिसे क्या बोला जाता है? जीतल बोला जाता है। ये इल्तुतमिश जारी किया था और ये गुलाम वंश का शासक था। और सिक्कों से संबंधित तो आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि हमें आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और हमें इस वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, किस तरह से ये और वीडियो आपको देना चाहिए जिससे आप लोग का फ़ायदा हो सके। और ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और इसमें एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न हैं और जिससे आपके आने वाले जो भी एग्जाम है सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF चैनल का जो लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पे जा करके इस क्लास का PDF पा सकते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछे कि एगमार्क क्या है, तो एगमार्क एक चिन्ह है। क्या है? एक चिन्ह है। और ये चिन्ह कहाँ पे लगा होता है, तो देखिए एगमार्क जो चिन्ह है ये कृषि एंड भोज्य पदार्थों की क्या बताता है, ये कृषि और भोज्य पदार्थों की शुद्धता बताता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है, कृषि एंड जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ जो खाने वाले पदार्थ या फिर खाद्यान्न बोल सकते हैं, उनकी क्या बताता है, उनकी शुद्धता को दर्शाता है ये एगमार्क चिन्ह, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, यहाँ से देखिए ये इकोनॉमी का प्रश्न होता है, ये सारे इकोनॉमी के प्रश्न होते हैं। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय एगमार्क संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय एगमार्क संस्थान नागपुर में स्थित है, तो ये संस्थान भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे स्थित है, नागपुर में स्थित है, और नागपुर एक महाराष्ट्र का शहर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे केंद्रीय एगमार्क संस्थान स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इको मार्क क्या किस चीज़ का सिंबल है, इको
मार्क, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इको मार्क किस चीज़ का संकेत है। तो जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है उस प्रोडक्ट पे क्या लगाया जाता है, इको मार्क का सिंबल लगाया जाता है। ठीक, जो पर्यावरण के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है, उस पर इको मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। और भी मार्क बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे 2 मार्क आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मार्क चिन्ह क्या होता है, ये कृषि और भोज्य पदार्थों की शुद्धता को दर्शाता है। एक मार्क चिन्ह क्या होता है, ये कृषि और भोज्य पदार्थों की शुद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय एगमार्क संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय एगमार्क संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और इको मार्क किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये पर्यावरण के लिए अनुकूल चीज़ों पे ये इको मार्क चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, फिरोज द फॉरगेटन गांधी के लेखक कौन है। देखिए, आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछा जाना है, त्योहार से एक प्रश्न पूछा जाना है, पुस्तक से एक प्रश्न पूछा जाना है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। देखिए, द फिरोज द फॉरगेटन गांधी के जो लेखक हैं उनका नाम है बर्टिल फाल्क। क्या है, जो अभी रिसेंटली जितने भी पुस्तक जारी हो रहे हैं उन सभी पुस्तकों के बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे, कौन राइटर हैं, तो ये सारे आप लोग पढ़ के जाएंगे। कुछ पुराने भी पुस्तक पूछ सकते हैं, जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी पुस्तक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं गांधी जी। कौन, महात्मा गांधी जी हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन है, चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक हैं। और अगर और पुस्तक के बारे में अगर आपसे पूछे कि गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है, गोल्डन गेट या फिर ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, ये सभी एग्जाम में कई दफ़ा पूछे गए हैं। ए सुटेबल बॉय इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कौन, विक्रम सेठ। कौन, विक्रम सेठ इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। यही नरेंद्र मोदी जी का एक पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम वॉरियर। ये जब भी एग्जाम हो रहा है तो ये जरूर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि एग्जाम वॉरियर्स ये किसकी पुस्तक है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने जारी कराया था, नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। फिरोज द फॉरगेटन गांधी के लेखक कौन है, तो बर्टिल फाल्क हैं फिरोज द फॉरगेटन गांधी के लेखक। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसे सत्य के साथ मेरा प्रयोग भी बोलते हैं, ये इसके लेखक है महात्मा गांधी जी। अगर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक पूछे आपसे कौन है, तो चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक हैं। गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की पुस्तक बहुत पूछी जाती है। विक्रम सेठ हो गए, सलमान रुश्दी हो गए और चार्ल्स डार्विन हो गए, इन सभी की पुस्तक बहुत पूछी जाती है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी है, नरेंद्र मोदी जी की है, हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री, दूसरी कार्यकाल नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी से हैं, इनकी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत माता मंदिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न हिस्ट्री का हो सकता है, हिस्ट्री से प्रश्न है। तो इस मंदिर के कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है, तो ये वाराणसी में स्थित मंदिर है। और हम लोग अभी ढेर सारे मंदिरों के बारे में देखते हैं। जैसे भारत माता मंदिर की बात करें, भारत माता मंदिर की, तो सबसे पहले आप यहाँ से अगर आपसे पूछे कि इसके वास्तुकार कौन थे, इस मंदिर के वास्तुकार या फिर चित्रकार कौन थे, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर इस जो मंदिर के चित्रकार हैं। ठीक, अवनींद्रनाथ ठाकुर, तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भारत माता मंदिर पूछा गया है, तो वास्तुकार का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब कुछ मंदिरों के बारे में, जैसे आपसे पूछ ले कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है, सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो ये मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसे ही क्या बोलते हैं, तो इसे ही ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, इसे ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट मंदिर है आपका खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है। खजुराहो में कई सारी मंदिरें बनी हुई हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आप सीधे बता देंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे वहीं पूछे कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे स्थित है,
कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कामाख्या माता मंदिर जो है ये असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित मंदिर है, फेमस मंदिर है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु में स्थित मंदिर है। ठीक, तो इतनी मंदिरों को आप लोग साथ में रिवीजन के तौर पे याद रखेंगे। देखिए, भारत माता मंदिर वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। वास्तुकार इसके कौन थे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर इसके वास्तुकार थे। कौन? अवनींद्रनाथ ठाकुर इसके वास्तुकार थे। सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। उसके बाद खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर जो है ये असम में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे? असम में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कह रहा है कि किस देश के वायुसेना ने अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल पर हमला किया था? तो अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल पे किसने हमला किया था? तो ये जापान ने हमला किया था। कब? जापान ने हमला किया था और ये हमला जापान ने 1941 को किया था। कब? 1941 को किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 7 दिसंबर 1941 को। अब अमेरिका और जापान से संबंधित कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमारे हिस्ट्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जियोग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, अमेरिका की बात आया है तो आप लोग बताएंगे, अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का। अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का। तो ये पूछा जाता है कि अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। तो अगर आपसे पूछे कि अमेरिका ने अलास्का को कब खरीदा था, अलास्का को कब खरीदा था, तो ये आप लोग कब बताएंगे? 1867 में ये अलास्का को रूस से खरीदा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कब खरीदा था? तो ये 1867 में। अगर आपसे पूछे कि किससे खरीदा था, तो रूस से खरीदा था। अब यही अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अमेरिका की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज 1498 में, 1498 तो वास्को डी गामा भारत आया था। 1492 में कोलंबस ने किया था। किसने? कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, तो जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि किस देश की वायुसेना ने अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल पे हमला किया था। तो जापान ने अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल पे 1941 को हमला किया था। ठीक, और उसके बाद अमेरिका ने अलास्का को कब खरीदा था, तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। 1867 में रूस से खरीदा था। अमेरिका की खोज किसने किया था, तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जो बन सकते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसकी दो, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल और भारत की पहली राज्यपाल और किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक, सरोजिनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश के प्रथम की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वाल्टर मार्गन इनका नाम था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टन मार्गन उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन? उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम
लोकायुक्त किसे बनाया गया था? तो विश्वंभर दलाल को उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त बनाया गया था। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या फिर उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री जो है वो गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो वाल्टर मॉर्गन ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष। और प्रथम उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो विश्वंभर दलाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए, जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न भी यूपी स्पेशल से है और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कजरी कहाँ का लोक संगीत है? तो कजरी जो है लोक संगीत ये बनारस साइड में होता है। कहाँ पे? ये बनारस साइड में होता है कजरी। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी लोक नृत्य है। जैसे अगर आपसे पूछे कि होली कहाँ पे खेली जाती है, तो ब्रज साइड में खेली जाती है होली। अगर आपसे पूछे कि नौटंकी किस एरिया का है, नौटंकी तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी भी है, तो ये आपका हाथरस में है। नौटंकी कहाँ पे किया जाता है, कहाँ का फेमस त्यौहार है, तो हाथरस में ये वहाँ का लोक नृत्य है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है क्या है आपका? कथक है। क्या है? कथक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तभी आप लोग क्या बताएंगे? कथक बताएंगे। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। वह फिर से रिवीजन करेंगे। कजरी कहाँ का लोक संगीत है, तो बनारस का है कजरी। उसके बाद होली कहाँ का फेस्टिवल है फेमस? ब्रज का। और नौटंकी कहाँ का है? ये हाथरस का है। अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन है, यूपी में शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य आप लोग कथक बताएंगे। ठीक, तो ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि कौन अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है, और ये प्रश्न आपका साइंस से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो देखिए जेट विमान जो होते हैं, जेट विमान ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण का कारण होते हैं। ये इतने तेज होते हैं जेट विमान कि इनसे जो निकलने वाली ध्वनि है वो पहले पहुंच जाती है, और इसके जो हवा मतलब इसके जो विमान है वो बाद में पहुंचते हैं। इतनी ज़्यादा तेज इसकी ध्वनि होती है कि ध्वनि पहले पहुंच जाती है, और जो वहाँ से इतनी ज़्यादा ध्वनि होती है यहाँ से कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। और ध्वनि के जो मापने की यूनिट है उसे क्या बोलते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे कि ध्वनि मापने की इकाई या फिर यूनिट क्या है। तो ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। अब ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी है। तो ध्वनि की चाल की बात करें तो अगर आपसे पूछे कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है हवा में ध्वनि की चाल। अगर आपसे पूछे कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि में जल की चाल, जल में ध्वनि की चाल। तो अगला प्रश्न, तो इसको रिवीजन करेंगे। कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है, तो जेट विमान जो है ये बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। और ध्वनि को मापने की यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। और ध्वनि की चाल किस में मापते हैं, तो ध्वनि की चाल की बात करें तो हवा को बताते हैं आप लोग। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आपसे पूछे कि जल में कितनी होती है, तो 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर साइंस से है। कह रहा है कि टेलीफोन का खोज किसने किया था, तो टेलीफोन का खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था। और ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से जो खोज या फिर आविष्कार से प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वहीं पे रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था, तो ये आप लोग बताएंगे। रेडियो एक्टिविता की खोज अगर आपसे पूछे तो
हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। अगर आपसे पूछे कि वायुयान का खोज किसने किया था? वायुयान की खोज किसने किया था? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधुओं ने किया था। ओलिवर एंड विलिवर ने किया था। ओलिवर और विलिवर को क्या कहा जाता है? इन्हें राइट बंधु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? राइट बंधु भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि डायनेमो की खोज किसने किया था? डायनेमो की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज किया था। किसने? माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज किया था। अगर आपसे पूछे कि डायनामाइट की खोज किसने किया था? डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि टेलीफोन का खोज किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था। अगर आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज। अगर आपसे पूछे कि वायुयान की खोज किसने किया था? तो ओलिवर और विलिवर ने किया था वायुयान की खोज, जिन्हें राइट बंधु भी कहा जाता है। डायनेमो की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। अगर आपसे पूछे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। इन्हीं की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस हमने बताया कि दिवस से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पे गांधी जी कहाँ पे आए थे? महात्मा गांधी जी कहाँ पे आए थे? भारत आए थे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं कुछ दिवसों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, अभी हाल ही में था, तो 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। कब? 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि हम लोग गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग 26 जनवरी के दिन गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो जनवरी और फरवरी और नवंबर, दिसंबर, ये सारे जितने भी दिवस हैं इनको याद होना चाहिए आपको। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं, शहीद दिवस जो है वो मनाते हैं हम लोग 30 जनवरी के दिन। कब? 30 जनवरी के दिन। तो ये कुछ थे आपके जनवरी माह के दिवस, जो कि थोड़ी बहुत थे ही। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे दिवस हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे। महात्मा गांधी जी कहाँ पे आए थे? भारत आए थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस। और मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी के दिन मतदाता दिवस। गणतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस मनाते हैं। कब? 30 जनवरी के दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। तो भूटान देश की जो राजधानी है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे भूटान देश की। अगर आपसे राजधानी पूछे तो थिम्पू है। क्या है राजधानी? थिम्पू। अगर आपसे पूछे कि भूटान की मुद्रा बताइए, तो गुलतरुम इसकी मुद्रा है। क्या? गुलतरुम इसकी मुद्रा है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गुलतरुम इसकी मुद्रा है। ठीक, अगर अब कुछ देश के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि चीन की राजधानी और मुद्रा, तो चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है चीन की राजधानी। कहाँ पे? बीजिंग है। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा क्या है, तो चीन की 2 मुद्रा रेनमीबी आप लोग याद रखेंगे, और एक रेनमीबी भी याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग युआन भी याद रखेंगे। ये दोनों चीन की मुद्रा है। ठीक, तो ये दोनों चीन की मुद्रा हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जापान की कौन सी मुद्रा है, तो जापान की राजधानी तो टोक्यो में है। अगर आपसे पूछे कि जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार तो
कई बार तो रीजनिंग में भी जापान की मुद्रा और फिर राजधानी से प्रश्न बना देता है। अगर आपसे पूछे कि नेपाल की राजधानी या फिर कैपिटल क्या है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान, तो हमारा यहाँ पे पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। यहाँ पे भी नेपाली रुपया चलता है। वहाँ पे मुद्रा की बात करें पाकिस्तान, तो अगर नेपाल में भी नेपाली रुपया चलता है, यहाँ पे मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान में क्या चलता है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया चलता है। क्या इसमें पाकिस्तानी रुपया चलता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि बांग्लादेश में क्या चलता है, बांग्लादेश, तो यहाँ पे पड़ोसी कंट्रियों को तो कम से कम आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बांग्लादेश की अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो राजधानी है इसकी ढाका। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश में मुद्रा कौन सी चलती है, तो यहाँ पे मुद्रा चलती है टका। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भूटान देश की राजधानी और मुद्रा थिम्पू, राजधानी है भूटान की, मुद्रा गुलतरूम है। क्या है, गुलतरूम है यहाँ की मुद्रा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चीन की राजधानी बताइए, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। अगर आपसे पूछे कि चीन की मुद्रा क्या है, तो रेनमिबी या फिर युआन यहाँ की मुद्रा है, दोनों मुद्राएं चलती हैं। जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा यहाँ का क्या है, येन है। और उसके बाद नेपाल की अगर राजधानी आपसे पूछे, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया चलता है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, लेकिन मुद्रा क्या है यहाँ का, टका। क्या है मुद्रा, बांग्लादेश का टका है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पे बनाया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। करंट अफेयर से भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं या फिर हिस्ट्री से भी, जियोग्राफी से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, जो घड़ियाल परियोजना है, ये चंबल नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया है, चंबल नदी पे। अब चंबल नदी की जियोग्राफी की दृष्टि से देखें, तो चंबल नदी की आप लोग बता देंगे यहाँ पे लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 224 किलोमीटर, जो कि 32 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चंबल किसकी सहायक नदी है, अगर आपसे पूछे कि चंबल किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी, यमुना की सहायक नदी है। अब कुछ प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे आपसे पूछे कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट भारत में कब आया था। हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में डॉल्फिन प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया था। तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट भारत में 5 अक्टूबर 2009 को आया था। और हम लोग 5 अक्टूबर के दिन ही क्या मनाते हैं, 5 अक्टूबर के दिन ही डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए ये प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन होता है, सभी स्तनधारियों में सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन होता है, तो सभी स्तनधारियों में सबसे बुद्धिमान स्तनधारी आपका डॉल्फिन होता है। क्या होता है, डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होता है। अगर आपसे पूछे कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। कब, 1973 की। अगर आपसे वहीं पे एक प्रोजेक्ट की और बात करेंगे, अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट एरो किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट एरो का जो संबंध है ये डाकघर से, किससे, डाकघर से इसका संबंध है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पे बना हुआ है, तो घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है वो चंबल नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, चंबल नदी पे। डॉल्फिन प्रोजेक्ट किस नदी, कब आया था, तो चंबल नदी की लंबाई 224 किलोमीटर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा डॉल्फिन प्रोजेक्ट 5 अक्टूबर 2009 को आया था और इसी वजह से हम लोग 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी आपसे पूछे कौन है, तो डॉल्फिन ही है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब आया था, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भारत में लागू हुआ। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है, तो डाकघर से है प्रोजेक्ट एरो का संबंध। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है।
तो गायत्री मंत्र का उल्लेख अगर आपसे पूछे किस वेद में है, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो गायत्री मंडल में ऋग्वेद में 10 मंडल है। किस में मंडल, कितने मंडल है ऋग्वेद में, तो 10 मंडल है। तो अगर आपसे पूछे कि इसके किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो यहाँ पे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसमें, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था, गायत्री मंत्र की रचना। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र समर्पित किसे है, तो ये सोम देवता सावित्री को संबंधित है। किसे संबंधित है, सावित्री से संबंधित है। ठीक, किसको समर्पित है, तो सावित्री से संबंधित है, या फिर सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, ये भी एग्जाम में तो पूछा जा सकता है। सोम को समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, तो 9वां मंडल में उल्लेख है। सोम का उल्लेख, भगवान सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहते हैं, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहते हैं, तो इंद्र को कहते हैं ऋग्वेद में युद्ध का देवता। और इंद्र के लिए यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, तो इसमें से तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था, और किसे समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। तो हम लोग गायत्री मंत्र सुबह सुबह में जाप करते हैं, तो वो सूर्य के लिए ही होता है, वो सूर्य भगवान का मंत्र है, इससे आप लोग याद रखेंगे। और सोम को समर्पित ऋग्वेद का 9वां मंडल है। और अगर आपसे पूछे कि युद्ध देवता किसको कहा गया है ऋग्वेद में, तो इंद्र को कहा गया है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर इसमें क्या सुधार करना चाहिए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपसे पूछे, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट से प्रश्न है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे आपको, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का खाद्य श्रृंखला का सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या आते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले पादप आते हैं। क्या आते हैं, पादप। उसके बाद आपके शाकाहारी जितने आते हैं वो आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे, मांसाहारी आएंगे, मांसाहारी। उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद अपघटक लोग आते हैं। क्या, अपघटक आते हैं। ठीक, अब खाद्य श्रृंखला के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि खाद्य श्रृंखला का प्रकार कितना है, तो इसको तीन प्रकार से बांटा गया है। एक तो होते हैं जो स्वपोषी। क्या होते हैं, एक स्वपोषी जो कि खाद्यान्न के लिए या फिर भोजन के लिए अपने आप पे निर्भर होते हैं। जैसे क्या हो गया, पेड़ हो गए, जितने भी पेड़ होंगे, जितने भी पौधे हो गए, आपके धान के पेड़, गेहूं के पेड़, और फिर जितने भी पेड़ पौधे हो गए वो सारे। उसके बाद आप लोग कुछ शैवाल भी इसमें आ जाते हैं, कुछ शैवाल भी इसमें आ जाते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं। उसके बाद एक होता है आपका, दूसरा क्या होता है, परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं, और परपोषी जो कि आप मतलब भोजन के लिए ये दूसरों पे निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं वो भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। जैसे जानवर हो गया, जानवर लोग भोजन के लिए दूसरे पे होते हैं। उसके बाद इंसान हो गया, और फिर कीड़े मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। तो ये इस सभी जितने भी जीव आएंगे तो वो सभी किस में आ जाएंगे, आपके परपोषी में आ जाएंगे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका तीसरा क्या पार्ट है, तो इसका तीसरा है अपघटक। और अपघटक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अपघटक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये लोग भोजन के लिए, अपघटक में कौन लोग आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका,
अपघटक में जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद कवक हो गए, ये सभी क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। तो ये भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं? तो ये भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पे निर्भर होते हैं। किस पे? मृत कार्बनिक पदार्थ पे निर्भर होते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले पादप आते हैं खाद्य श्रृंखला में, उसके बाद शाकाहारी हो गए, उसके बाद फिर क्या हो गए? मांसाहारी हो गए, उसके बाद क्या हो गए? अपघटक हो गए। ठीक, अपघटक होते आते हैं। ठीक, और ये कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे पूछे कि खाद्य श्रृंखला को मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 3 प्रकार से। देखिए, एक होते हैं स्वपोषी, जो कि भोजन के लिए खुद पे निर्भर होते हैं, वो अपने आप से भोजन बना लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, खाद्य श्रृंखला को यहाँ पे पेड़ पौधे उपभोक्ता को 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे पेड़ पौधे कुछ शैवाल वे स्वपोषी में आते हैं। परपोषी में क्या, जो भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे जानवर हो गया, इंसान हो गया, कीड़े मकोड़े। जानवर की बात करें तो या तो शाकाहारी जानवर होगा या तो मांसाहारी जानवर होगा। मांसाहारी होगा तो वो आपको किसी छोटे जानवर को शिकार करके खाएगा, या फिर शाकाहारी होगा जैसे गाय हो गए, बकरी हो गए। तो ये सभी किस पे निर्भर होंगे? तो ये पेड़ पौधे घास फूस खाएंगे। इंसान हो गया तो ये शाकाहारी और मांसाहारी या फिर सर्वाहारी दोनों होते हैं। तो देख लीजिए, ये लोग क्या होते हैं? ये भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। इसी तरह कीड़े मकोड़े भी हैं। और अपघटक की बात करें तो बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, ये सभी अपघटक होते हैं। ये किससे अपना भोजन बनाते हैं? तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम। तो देखिए, दुर्ग का नाम पूछ रहा है और ये है आपके आधुनिक इतिहास से प्रश्न है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में एक दुर्ग बनाया गया था, जो कि बहुत ही फेमस दुर्ग है, जिसे क्या बोलते हैं? फोर्ट विलियम बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये कहाँ पे स्थित है फोर्ट विलियम? तो ये कोलकाता में बनवाया गया था, वहाँ पे स्थित है। अगर आपसे पूछे फोर्ट विलियम के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो फोर्ट विलियम जो है ये आपके हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के ये पूर्व में स्थित है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, हुगली नदी के ये पूर्व में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विलियम फोर्ट विलियम ये किसकी याद में बनाया गया था? ये किसकी याद में बनवाया गया था? तो यहाँ पे इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम था विलियम थर्ड। इंग्लैंड के एक राजा थे और जिनका क्या नाम था? इनका नाम था विलियम थर्ड। इनकी याद में ये बनवाया गया था। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? अगर आपसे पूछे कि फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम किला। तो अगर आपसे पूछे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो इसके जो संस्थापक हैं वेलेजली हैं। कौन? वेलेजली ने इसकी स्थापना किया था सन 1800 के पास में। कितने में? 1800 में वेलेजली ने इसकी स्थापना किया था। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इन प्रश्नों का, और ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित एक दुर्ग को ही किला बोलते हैं, फोर्ट विलियम है। ये कोलकाता में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हुगली नदी के पूर्व में स्थित है और इसे फोर्ट विलियम को इंग्लैंड के एक राजा थे विलियम थर्ड, इनकी स्मृति में बनवाया गया था। अगर आपसे पूछे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, तो वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु, और ये आपके हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिख धर्म से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद। क्या थे? इनका क्या नाम था? गुरु गोविंद सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों में कुल 10 गुरु थे और सबसे लास्ट के गुरु थे कौन? गुरु गोविंद। अंतिम गुरु आप लोग पढ़ लिए। अगर आप लोग बताएंगे कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, या फिर अगर आपसे पूछे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिखों के पहले गुरु, या फिर आपसे पूछे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था आपका गुरु नानक। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। अगर आपसे पूछे कि गुरु गोविंद का अगर आपसे पूछे कि जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म पटना में हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो किसी न किसी त्यौहार में पूछे जाए, मतलब किसी न किसी
एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, तो अगर आपसे पूछे कि सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, तो बैसाखी है सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार। क्या है? बैसाखी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अब कुछ सिखों के गुरुओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये किस नंबर के गुरु थे, तो ये 5 नंबर के गुरु थे। अगर आपसे पूछे कि इनकी हत्या किसने करवाया था, तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवाया था। किसने? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कराया था। अगर एक सिखों के गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनके बारे में ये प्रश्न पूछा जाता है गुरु तेग बहादुर के बारे में। और ये किस नंबर के गुरु थे? ये 9वें नंबर के गुरु थे। अगर आपसे पूछे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था, तो इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और सिखों के ये 10वें गुरु थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और सिख धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा होता है, तो सिख धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी होता है। सिखों के पहले गुरु या फिर संस्थापक गुरु नानक थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। इन्होंने किस धर्म की स्थापना किया था? सिख धर्म की स्थापना किया था। ठीक, गुरु नानक ने। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे और इनकी हत्या जहांगीर ने करवाया था। उसके बाद गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे और इनकी हत्या औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को ना स्वीकारने की वजह से करवाया था। ठीक, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतने प्रश्न का ध्यान आप लोग रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल पे ब्रिटेन संसद में महाभियोग चलाया गया था, तो किस गवर्नर जनरल पे, तो वारेन हेस्टिंग पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके आधुनिक इतिहास से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किस पे? वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और ब्रिटिश संसद में किस जगह पे चलाया गया था, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस पे मुकदमा हाउस ऑफ कॉमन्स में चलाया गया था। कहाँ पे? उच्च सदन है यहाँ पे, जिसे क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे आपके राज्यसभा हो गया, वहाँ पे क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। और यहाँ पे इन्हें ब्रिटिश संसद में क्या हुआ? महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आपका जवाब क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अगर आपसे पूछे कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डाकघर के भारत में डाकघर की स्थापना किसने किया था, अगर आपसे पूछे कि भारत में डाकघर की स्थापना किसने किया था, तो ये भी वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन के जनक कौन थे, अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन के जनक कौन थे, अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन के जनक, तो इसके जनक हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, तो आप बताएंगे किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितने प्रश्न बताएं सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किस गवर्नर जनरल पे ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगर कहाँ पे चलाया गया था, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटिश संसद का उच्च सदन हाउस ऑफ कॉमर्स, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है वैसे उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक, तो यहाँ पे इन पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था और कुछ आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर, तो उस वजह से चलाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे, तो वारेन हेस्टिंग था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डाकघर की स्थापना किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने डाकघर की स्थापना भारत में किया। द्वैध शासन के जनक कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे द्वैध शासन के जनक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन को समाप्त करने वाला कौन था, तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये 1969 में इन्हें दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले थे प्रथम गीतकार कौन थे,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम गीतकार का नाम क्या है? तो इनका नाम है महरूज सुल्तानी। क्या है? महरूज सुल्तानी इनका नाम है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, महरूज सुल्तानपुरी इनका नाम है। ठीक, तो महरूज सुल्तानपुरी इनका नाम है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्हें कब मिला था? तो इनको भी 1993, इनको 1993 में मिला था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दादा साहब फाल्के, तो यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, दादा साहब फाल्के से एक प्रश्न ध्यान रखेंगे कि दादा साहब फाल्के को क्या कहा जाता है? तो इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का पिता। अगर आपसे पूछे भारतीय सिनेमा का पिता या फिर भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और दादा साहब फाल्के की अगर आपसे पूछे कि पहली फिल्म कब आई थी, तो अगर आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म कब बनाई थी, तो 1913 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी। अगर आपसे पूछे कि 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वहीदा रहमान को दिया गया था। किसे? वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और 1969 में दिया गया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि प्रथम गीतकार कौन थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, तो मजरूह सुल्तानपुरी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1993 को दिया गया था। और दादा साहब फाल्के कौन थे? तो ये भारतीय सिनेमा के पिता थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी पहली फिल्म 1913 में आई थी। ठीक, और वहीदा रहमान को 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 53 नंबर का मिला है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से मंदिरों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो राजा राज चोल ने इसका निर्माण कराया था। किसने? राजा राज चोल ने इसका निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, तो यहाँ से कई तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर स्थित कहाँ पे है, तो ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तंजौर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में स्थित है। किसने बनवाया? ये हमने अभी बता दिया, राजा राज चोल ने। अगर आपसे पूछे कि इस किस शैली से संबंधित है, तो ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। किस शैली से? तो ये संबंधित है, द्रविड़ शैली से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि ये किस भगवान की मूर्ति है, तो ये भगवान शिव की मूर्ति है। किससे? भगवान शिव की मूर्ति है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किस संप्रदाय से संबंधित है, ये मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपका नायनमार संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? नायनमार संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा गया था। तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये नायनमार संप्रदाय से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके कावेरी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग किस नदी के किनारे बताएंगे? कावेरी नदी के किनारे बताएंगे। और बृहदेश्वर मंदिर की अगर आपसे पूछ ले कि विशेषता क्या है, यहाँ से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। दक्षिण भारत का ये सबसे बड़ा मंदिर है। तो यहाँ से इतना चीज़ यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बात करें, किसने बनवाया था अगर पूछे, तो राजा राज चोल ने बनवाया था। ज़्यादातर प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि किसने बनवाया था। लेकिन स्थित अगर पूछे कहाँ पे, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि ये किस शैली में बनाया गया, तो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो मंदिरों की शैली अगर पूछे, तो उत्तर भारत की जितने मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाया गया। अगर मंदिर दक्षिण भारत में है तो वो आपके द्रविड़ शैली में बनाया गया होगा। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बनाया गया होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि किस भगवान का मंदिर है, तो ये भगवान शिव का मंदिर है जो बृहदेश्वर मंदिर है। किस संप्रदाय से संबंधित है? जीडी वाला पूछा था ये प्रश्न को कि किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपके नायनमार संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? नायनमार संप्रदाय से। अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर की विशेषता क्या है, तो ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मंदिर है। तो इतनी चीजें यहाँ से बृहदेश्वर मंदिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को
दक्षिण से उत्तर ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था, उसका नाम था राजेंद्र चोल। क्या नाम था? राजेंद्र चोल। इस प्रश्न का मतलब ये है कि इसका जो साम्राज्य था वो उत्तर भारत में दक्षिण से उत्तर भारत तक इसका विस्तार हो गया था साम्राज्य का, और ये गंगा के मैदान तक चला आया था अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए। और इस वजह से इसकी उपाधि क्या है? इसलिए जो राजेंद्र चोल हैं इनकी उपाधि क्या है? इनकी उपाधि है गंगकोंड चोल। इनको क्या उपाधि है? उपाधि भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इनकी जो उपाधि है गंगैकोंड चोल की इनको उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा किया था उत्तर भारत तक। ठीक, अब कुछ चीज़ें, जैसे अगर आपसे पूछे कि चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया था, चोलपुरम का मंदिर आपसे पूछ ले कि किसने बनाया था, तो इन्हीं भाई साहब ने बनाया था। तो राजेंद्र चोल ने बनवाया था चोलपुरम का मंदिर, राजेंद्र चोल ने बनवाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे एक मूर्ति के बारे में, नटराज की कांस्य मूर्ति के बारे में अगर आपसे पूछे, नटराज की कांस्य मूर्ति किस शैली से संबंधित है या फिर किस कला से संबंधित है, तो ये पूछा जाता है। तो ये चोल कला से संबंधित है। आप लोग इसके बारे में इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि नटराज की जो कांस्य मूर्ति है ये किस कला से संबंधित है, तो ये चोल कला से संबंधित है। उसके बाद अगर हम लोग चोल वंश की बात कर ही रहे हैं तो आप लोग बताएंगे कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। कौन थे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे, अगर आपसे पूछे कि चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो राजेंद्र थर्ड थे चोल वंश के अंतिम राजा। कौन? राजेंद्र थर्ड थे चोल वंश के अंतिम राजा। तो देखिए, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा राजेंद्र चोल था। इसलिए इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि गंगैकोंड चोल की थी। इनकी उपाधि क्या थी? गंगैकोंड चोल की उपाधि थी। अगर आपसे पूछे कि चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजेंद्र चोल ने करवाया था। चोलपुरम मंदिर का निर्माण इन्हीं राजेंद्र चोल ने करवाया था। नटराज की जो कांस्य मूर्ति है किस कला से संबंधित है? तो ये चोल कला से संबंधित है। उसके बाद चोल वंश के बारे में संस्थापक कौन था? विजयालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे अंतिम राजा कौन था, तो राजेंद्र थर्ड था चोल वंश का अंतिम राजा। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये मीनार कहाँ से है? तो ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जो विरासत स्थल है ये कहाँ पे स्थित है, या फिर कौन सी सांस्कृतिक स्थल ये कहाँ पे स्थित है। तो इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हैदराबाद में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। 1591 में इसकी निर्माण हुई थी। ठीक, अब कुछ विरासत स्थल के बारे में, जैसे आपसे पूछ ले कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर में स्थित है। कहाँ पे? फतेहपुर में स्थित है, फतेहपुर सीकरी। और ये इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, फतेहपुर सीकरी, क्योंकि यूपी में है। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे स्थित है। ये सभी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक, मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि तट मंदिर कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे तट लिखेंगे, तट। अगर आपसे पूछ ले कि तट मंदिर कहाँ पे स्थित है, या फिर आपसे पूछ ले कि सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तट मंदिर या फिर सौर मंदिर या फिर सेवन पैगोडा, इसे ही बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेवन पैगोडा बोलते हैं। तो इस ये कहाँ पे स्थित है? तट मंदिर या फिर सौर मंदिर भी इसे बोलते हैं, या फिर सेवन पैगोडा भी इसे बोलते हैं। तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? महाबलीपुरम
तमिलनाडु में स्थित मंदिर है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चार मीनार पूछे तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक, निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। 1591 में इसे बनवाया गया था, 1591 में। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। और फिर बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। और तट मंदिर या फिर सोरा मंदिर या फिर सेवन पैगोडा ये कहाँ पे स्थित है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? और ये आपका जियोग्राफी से हिमालय से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, जो आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। नवीन वलित और कैसा पर्वत है? ये मोड़दार पर्वत है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वलित पर्वत ही, या फिर इसे मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, या फिर ऐसे फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की। अगर आपसे पूछे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी बताइए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आप लोग बताइए। तो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट उसकी सबसे ऊंची चोटी है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्थित कहाँ पे है? तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ, किस राज्य में स्थित है? किस देश में? तो ये नेपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि हिमालय की भीतरी श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? हिमालय की जो भीतरी श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं इस तरह से, एक महान हिमालय, एक लघु हिमालय, एक शिवालिक हिमालय। तो ये जो महान हिमालय है ये अंदर वाला होता है महान हिमालय। तो ये अंदर होता है, इस वजह से इसे आंतरिक श्रृंखला भी बोलते हैं। तो भीतरी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय बोलते हैं, या फिर इसे महान हिमालय बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा है। और जो माउंट एवरेस्ट है इसी में स्थित है महान हिमालय में। या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? वृहद क्योंकि सबसे बड़ा है। वृहद मतलब बड़ा होता है, तो वृहद हिमालय भी इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वृहद हिमालय भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर इसके बाद क्या आता है? बाहरी श्रृंखला। तो लघु और बीच वाले को लघु श्रृंखला, लघु हिमालय या फिर निम्न हिमालय बोलते हैं। और बाहरी श्रृंखला किसे बोलते हैं? हिमालय की बाहरी श्रृंखला। ज़्यादातर तो आंतरिक श्रृंखला और बाहरी श्रृंखला से प्रश्न पूछा जाता है। तो शिवालिक को बोलते हैं बाहरी श्रृंखला। क्या बोलते हैं? शिवालिक को, हिमालय की बाहरी श्रृंखला। ये जो सबसे बाहर वाला है ये शिवालिक पर्वत है। ये क्या है? शिवालिक पर्वत है। ठीक, तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? इसे, ये सबसे बाहर है, इस वजह से इसे बाहरी श्रृंखला बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमालय किस पर्वत का हिस्सा मतलब उदाहरण है? तो ये नवीन मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और ये नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848 मीटर। और हिमालय की सबसे भीतरी श्रृंखला को आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय बोलते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है उसे शिवालिक हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तट पे स्थित पत्तन कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के पूर्वी तट पे जो स्थित पत्तन है उसको क्या बोलते हैं? पारादीप बंदरगाह बोलते हैं, या फिर पारादीप पत्तन है, और फिर हल्दिया पत्तन। ये दोनों स्थित है आपके पूर्वी तट पे। अभी बताएंगे पारादीप कहाँ है, हल्दिया कहाँ है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पारादीप बंदरगाह अगर आपसे पूछे तो ये उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में स्थित पर्वत है। ठीक, पर्वत श्रृंखला है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ पत्तन के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि कांडला पत्तन कहाँ पे स्थित है, कांडला पत्तन, तो कांडला पत्तन ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। और कहाँ पे आप लोग मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे? कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में। ये कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मर्म गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, मर्म गोवा
बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो मतलब मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में स्थित है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के पूर्वी तट पे स्थित पत्तन कौन है? तो पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। पारादीप कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। और पश्चिम बंगाल कहाँ पे? हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल में स्थित है। कांडला पत्तन की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। पत्तन मतलब बंदरगाह, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक, कच्छ की खाड़ी के समीप। और मरमू गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। ठीक, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमी से प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से प्रश्न है। गरीबी हटाओ का नारा ये पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं 5 ईयर प्लान, यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग 5 ईयर प्लान, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने आप में भी एक अजूबा है। अगर आपसे पूछे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसकी जो अवधि थी 1974 से लेके 1979 तक रखी गई थी, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें पहले इसे कब समाप्त किया गया था? 1978 में ही इसे समाप्त किया गया था। और ये भी पूछी जाती है कि जो 5वीं 5 ईयर प्लान है ये कितने वर्षों तक चली थी? तो ये 4 वर्ष तक चली। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है 4 वर्ष तक चली थी, मात्र 4 वर्ष से। देखिए 74 में शुरू हो रहा है, 78 में समाप्त हो जा रहा है, यानी कि कितने वर्ष तक चल रहा है? 4 वर्ष तक ये योजना चल रही है। ठीक, और इसी के बीच में कुछ और कार्यक्रम चलाए गए, जैसे आपसे पूछ ले कि काम के बदले अनाज, ये किस योजना के तहत चलाया गया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काम के बदले अनाज ये योजना कब चलाई गई थी? तो काम के बदले अनाज जो है ये 1977 में चलाई गई थी। कब? 1977 में चलाई गई थी काम के बदले अनाज कार्यक्रम। उसके बाद 6 5 ईयर प्लान के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर आपसे पूछे कि 6 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था, तो आगत निर्गत मॉडल था इसका। 6 5 ईयर प्लान का मॉडल आगत निर्गत मॉडल था। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, आगत निर्गत मॉडल था। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो देखिए, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसकी अवधि क्या थी? तो 1974 से लेकर 1979 तक इसकी अवधि थी, लेकिन इसको समाप्त कब किया गया था? 1978 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। और ये जो 5 ईयर प्लान था, 5वां पंचवर्षीय योजना था, ये मात्र 4 वर्षों तक चली थी। ठीक, काम के बदले अनाज किस योजना में चलाया गया था? तो काम के बदले 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1977 को चलाया गया था। और 6ठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल अगर आपसे पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आगत निर्गत मॉडल था 6ठी पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद की सबसे बड़ा भाग क्या है? तो जहां से सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद आता है हमारे देश में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। यहाँ से क्या होता है? सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट होती है, यहाँ से हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होती है। ठीक, और सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो इसे तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। इसे अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि आर्थिक समृद्धि दर किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि आर्थिक समृद्धि दर किसे कहते हैं, तो जीडीपी में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? जीडीपी में परिवर्तन दर को ही क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि दर कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जीडीपी का आकलन कौन सी संस्था करती है, जीडीपी का आकलन करने के लिए कौन सी संस्था है भारत में, तो भारत में जो जीडीपी की आकलन करने वाली संस्था है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या बोलते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, वो जीडीपी की आकलन करती है। ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जीडीपी का आकलन करती है और इसे ही क्या बोलते हैं? CSO बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेवा क्षेत्र है, जिसे ही क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। और ये सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। देखिए, आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो उस किसे कहते हैं आर्थिक वृद्धि दर? तो जीडीपी में जितना परिवर्तन होगा उसे ही तो आर्थिक वृद्धि दर कहेंगे। तो जीडीपी में परिवर्तन दर को ही क्या बोलते हैं? आर्थिक समृद्धि दर कहते हैं। ठीक, और जीडीपी का आकलन या फिर जीएनपी का आकलन या फिर राष्ट्रीय आय का आकलन या फिर प्रति व्यक्ति आय का आकलन, ये सभी आकलन कौन करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। CSO शॉर्ट फॉर्म में SCO बोलते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है
कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे जियोग्राफी से समझ सकते हैं या फिर ये प्रश्न इकोनॉमी से ले सकते हैं। तो देखिए भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए उत्पादकता से जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे चावल है, सबसे ज़्यादा कृषि योग्य क्षेत्र घेरता है भारत में। अगर आपसे चावल के बारे में पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो अगर आपसे पूछे कि देश के बारे में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है, उसके बाद अपना भारत है, उसके बाद आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ये सबसे ज़्यादा मतलब तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में चीन का चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल राज्य में, उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तो ये गेहूं में पहले नंबर पे है। अगर आपसे पूछे कि उसके बाद कौन सा राज्य, तो उसके बाद पंजाब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, पंजाब। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आप लोग अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग कहाँ पे बताएंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान, तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है, तो चावल भारत में सबसे अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरती है। अगर आपसे पूछे कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन है चीन में होता है, दूसरे नंबर पे भारत में, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है, और उत्तर प्रदेश की बात करें दूसरे नंबर पे है, और पंजाब बात करें तो तीसरे नंबर पे चावल के उत्पादन में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न और अमेरिका और विदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अब अमेरिका को पकड़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है अमेरिका की, तो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ पे? अमेरिका की अगर राजधानी पूछे क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं वियना, ये कहाँ की राजधानी है, तो वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि ये संघाई किस नदी के किनारे स्थित है, संघाई, तो ये चीन में स्थित है। संघाई ये चीन में स्थित है। चीन का एक मतलब राजधानी है, चीन का एक शहर है, राजधानी तो बीजिंग है यहाँ का। तो ये यांगसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यांगसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मास्को कहाँ की राजधानी है, जो कि रूस की राजधानी है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद लंदन की बात करें, लंदन की राजधानी क्या है, तो इंग्लैंड में पड़ता है। लंदन किसकी राजधानी है, तो यहाँ पे इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पेरिस की बात करें, पेरिस जो कि कहाँ की राजधानी है, ये फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की। तो अगर आपसे पूछे ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और पीछे रिवीजन करते हैं कि अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। संघाई जो कि चीन की राजधानी है, संघाई चीन का एक शहर है, वो यांगसी नदी के किनारे स्थित है, उसके बाद मास्को जो कि रूस की राजधानी है, मास्कोवा नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक, इसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देना है। तो ये योजना चलाई थी जवाहर रोजगार योजना। ये कौन सी योजना थी, जवाहर रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार को, एक परिवार में क्या दिया गया था, एक परिवार में
एक व्यक्ति को रोजगार देना जवाहर योजना का लक्ष्य था और ये 1989 में ये योजना चलाई गई थी। अब कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी केंद्र सरकार की योजना हो सकती है। अगर आपसे पूछे कि डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 2015 में हुई थी डिजिटल योजना की शुरुआत। अगर आपसे पूछे कि पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है ये 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे पीएम जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई थी? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम जीवन ज्योति बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। तो इतनी योजनाओं के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि किसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देना था। तो जवाहर रोजगार योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक रोजगार देने का लक्ष्य था। 1989 में योजना शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया योजना कब चली थी? तो ये 2015 में चली थी। पीएम उज्ज्वला योजना जो कि 2016 में चलाई गई थी। कब? 2016 में। जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 की योजना है। इंपॉर्टेंट है, आपके इकोनॉमी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित, वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये वर्ल्ड जियोग्राफी में पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है या फिर कौन सी राजधानी स्थित है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों तक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा या फिर सुधार करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर त्रुटियाँ हैं तो उसको सुधार करने के लिए आप हमें बता सकते हैं। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह से रोजाना पढ़ते रहिए और जीएस की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, बाय।